खान ग्लोबल स्टडीज पर भारी संकट इस वक्त मंडराता हुआ। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी को लेकर अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर को नोटिस भेज दिया है और अग्निशमन सेफ्टी सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करने को कहा गया है। 1 सप्ताह के अंदर इन गाइडलाइंस का अगर पालन नहीं हुआ तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस के अनुपालन नहीं करने पर खान ग्लोबल स्टडीज के अस्पताल और कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर टीम जो है अग्निशमन विभाग की वो पहुंचकर इस खान ग्लोबल स्टडी सेंटर की जांच करती हुई नजर आई। खान ग्लोबल स्टडीज का पूर्व में ही जांच करके करीब 2 महीने हो गए हैं, जांच करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। तो इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुंच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुंच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीजों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, जितनी खामियां इस वक्त दिखाई जा रही हैं, उन खामियों को क्या संभव है कि 1 हफ्ते में दूर कर लिया जाए? देखिए, ये कतई संभव नहीं है और हालांकि ये 1 सप्ताह का समय अभी दिया गया है। इससे पहले भी पिछले 2 महीनों से इनको लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, लगातार नोटिस जो है वो फायर विभाग की तरफ से जो दिया जा रहा था। जैसा कि जो कमांडेंट हैं रितेश कुमार पांडे, उन्होंने बताया कि इससे पहले कई बार जो है ऑडिट किए गए, ऑडिट के दौरान जो खामियां पाई जा रही थी उसको लेकर के उसे दूर करने को लेकर के कहा जा रहा था, लेकिन जो खान है जो कोचिंग चलाते हैं वो नजरअंदाज कर रहे थे। उनके संस्थान के लोग जो हैं वो इन आदेशों का कह सकते हैं कि नोटिस को नजरअंदाज कर रहे थे और अब चूंकि खान के विरुद्ध जो है वो लगातार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, तो ये सवाल भी पूछा गया रितेश कुमार पांडे से कि क्या ये जो है द्वेष के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, क्या ये टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, चूंकि इनके खिलाफ पहले से कार्रवाइयां चल रही है। तो उस पर रितेश कुमार पांडे ने साफ शब्दों में बताया कि ये पहले से इनको नोटिस सर्व किया जा रहा था इन खामियों को दूर करने को लेकर के, लेकिन इन नोटिस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा था और यही वजह है कि लास्ट अल्टीमेटम जो है उन्हें दिया गया है। पिछले महीने ही 24 तारीख को ये लास्ट नोटिस सर्व की गई है, जिसका अब समय अवधि जो है महज 7 से 10 दिन के आसपास जो है वो बचा हुआ है। अगर 7 से 10 दिनों में क्या ये दिल्ली और मुजफ्फरपुर की घटना के बाद एक्शन नजर आता है? क्योंकि अगर पहले से ये कार्रवाई हो रही थी तो परमिशन कैसे मिली, किस आधार पर यहां इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पहले इन चीजों को क्यों नहीं देखा गया, ये अभी निकलकर चीजें सामने क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए विवाह महत्वपूर्ण सवाल है आपने जो किया है और ये सवाल हम भी रितेश कुमार पांडे जो है कमांडेंट बिहार फायर सर्विस के, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वीकारा इस बात को, बजाबता कहा नहीं बल्कि स्वीकारा कि दिल्ली और मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसके बाद अग्निशमन विभाग की जो डीजी हैं शोभा ओझकर, उन्होंने साफ शब्दों में निर्देशित किया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी अस्पताल है, उन सभी का ऑडिट किया जाए और उसी आदेश के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही है। ऑडिट जो है वो पहले से हालांकि चल रही थी, लगभग 300 के करीब जो है कोचिंग संस्थान और अस्पतालों का ऑडिट किया गया, लेकिन उसमें से जिन जिन के पास ये
खामी पाया गया कि वो फायर सेफ्टी के जो पालन करना चाहिए, जिन नियमावली को पालन करना चाहिए, जिन मानकों का ध्यान रखना चाहिए, जो अनदेखी किए हैं उनको फिलहाल नोटिस किया जा रहा है, उनसे जो है सुधारने की जो बात है वो कही जा रही है। इसमें जो है पटना के 5 होटल और एक कोचिंग संस्थान, उन्हें जो है सील करने को लेकर के एसडीओ को जो है वो नोटिस भेजा गया है, जिसमें से पटना के जो 5 होटल हैं और एक कोचिंग संस्थान, वो अगले ही कुछ दिनों में 15 दिनों में जो है वो सील करने को कहा गया है। और बाकी जो बचे हैं, चाहे वो खान हो या इस तरह के जितने भी दूसरे कोचिंग संस्थान हैं, जिनके खिलाफ जो है ये मामला सामने आ रहा है ऑडिट में कि वो नियमावली का अनदेखी कर रहे थे, सीधे तौर पे जो फायर सेफ्टी का जो कानून है उसको ताक पर रख रहे थे, उन सभी के विरुद्ध जो है एक्शन लेने जा रही है फायर ब्रिगेड। और ये सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि खान की चर्चित नाम है, इसलिए सबका ध्यान जा रहा है, ये रितेश पांडे का कहना था। लेकिन हमारे लिए सभी एक समान है, सभी के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई की जो पहली तस्वीर है, आम लोगों के मन में तो सवाल ये भी है ना कि अगर सुरक्षा के बात है, इन मानकों की बात है, तो इसके दायरे में प्राइवेट स्कूल्स भी आने चाहिए, सरकारी स्कूल्स भी आने चाहिए, वहां पे भी बड़े तादाद में बच्चों की मौजूदगी होती है। सुरक्षा की बात है तो ये सुरक्षा का कॉम्प्रोमाइज दूसरे स्थानों पर भी ना हो, क्या वहां तक भी ये जांच जाएगी, ये मॉनिटरिंग जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा स्मरण होगा विवाह की पिछले बार जब यहाँ पे विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा था तो उस समय सरकारी संस्थानों से लेकर के बड़ी जो बिल्डिंग्स है, चाहे विश्वेश्वरैया भवन हो, सचिवालय हो, पुराना विकास भवन सचिवालय हो, पुलिस मुख्यालय हो, सभी का ऑडिट कराया गया था। और आज भी जब रितेश पांडे मीडिया से मुखातिब थे, बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि कैसे जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है कोचिंग संस्थानों और या अस्पतालों या दूसरे बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर के, तो उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हर 6 महीने के बाद हम लोग ऑडिट करते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बड़ी बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय हो या जो भीड़ भाड़ वाले जो कह सकते हैं कि भवन है जहां पे रोजाना हजारों लोगों का आना जाना है, उन सभी जगहों का ऑडिट किया जाता है हर 6 महीने के बाद। तो उनसे ये भी पूछा गया, हमने पूछा कि क्या ये विश्वेश्वरैया भवन या दूसरे जो बिल्डिंग्स है जहां पे पहले आग की घटना हुई है उनकी ऑडिट कराई गई है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑडिट कराई गई है। और चूंकि आज इस संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब अगली बार मुखातिब होंगे तो विस्तृत जानकारी इस पर भी हम देंगे। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि सरकार कतई समझौता नहीं कर सकती है, फायर सेफ्टी को लेकर के जो मानक है उनकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो सरकारी संस्थानों से जुड़ा मामला हो या निजी कोचिंग संस्थानों से जुड़ा मामला हो, कॉलेज से संबंधित हो या अस्पतालों से। चूंकि सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखा जाता है तो मानकों का अनदेखी कर करके वो कोचिंग संस्थान या जो अस्पताल जहां पे मरीज भर्ती होते हैं, जहां जो घटना मुजफ्फरपुर में घटी वहां पे अगर मानक का पूरा तौर पे ध्यान रखा जाता तो शायद 4-5 लोगों की जो कैजुअलिटी हुई वो नहीं होती, इतनी बड़ी घटना जो है आईसीयू में नहीं घटती। इन तमाम बातों का ही ध्यान में रखते हुए, या फिर यूं कहें तो जो घटना घटी है दिल्ली में या मुजफ्फरपुर में, उसके बाद फायर ब्रिगेड का जो है अग्निशमन विभाग की जो है वो नींद खुली है। हालांकि इनका ये दावा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं। जरा चूंकि आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको वस्तु स्थिति बेहतर तरीके से पता है। जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं जहां पर एक तरीके से एजुकेशन हब है, कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरफ बने हुए हैं, वहां पर गलियां भी इतनी सक्रिय हैं कि संभवतः कोई हादसा अगर हो गया वहां पर अग्निशमन विभाग की टीम या दमकल की गाड़ी का पहुंचना भी बहुत चैलेंजिंग होगा। क्या उस लिहाज से भी इसे देखा जाएगा? देखिए निश्चित तौर पे जो मानक हैं उसमें है कि कम से कम आपको 20 फीट का सड़क होना चाहिए, जो सीढ़ियां हैं वो 2 होनी चाहिए, फायर आग लगने के बाद जो है वहां पे 2 सीढ़ी जो है वो एग्जिट के लिए होनी चाहिए। तो वो तमाम मानकों के बारे में बताया गया है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जो खान इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है उसके बारे में दिखाते हैं और बताते हैं कि जो ऑडिट किया गया उनमें किन बातों का उल्लेख था। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पे जो है लिखा गया है कि फाइंड फायर सेफ्टी है और इसमें
25,000 लीटर जो है वो पानी होना चाहिए था, लेकिन खान इंस्टीट्यूट में महज 5,000 लीटर जो है वो पानी रखा गया। पंप जो है वो 900 एलपीएम का होना चाहिए, जो नहीं है। इसके अलावा डाउन कॉर्नर जो है वो नहीं है। एग्जिट जो सीढ़ियां हैं फायर को लेकर के वो नहीं है। एग्जिट जो कह सकते हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क का जो मानक होना चाहिए वो नहीं है। उसके अलावा ऊपर एग्जिट के लिए जो सीढ़ी है वो पहले तल्ले तक ही सीमित है। तो ये पूरी तौर पे जो इंटरनल रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से खान जो है इंस्टीट्यूट में अनदेखी किया जा रहा था फायर सेफ्टी को लेकर के। जो अस्पताल है वहां देखिए, यहां देखिए साफ तौर पे उल्लेख है कि एक ही सीढ़ी जो है वो इस इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम खान अस्पताल की बात कर ले तो वो भी बताते हैं कि तमाम मानकों का जो है वो अनदेखी किया जा रहा था। और ये जांच प्रतिवेदन जो है वो देखिए 25/5/2026 को वो किया गया है, और इसके आलोक में जो नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। जांच 19/5/2026 का है, नोटिस जो है 25/5/2026 को दिया गया है। तो पूरे तौर पे जो खान है वो नियमावली का अनदेखी कर रहे थे। नियमावली उनके लिए जो है वो मायने नहीं रखता था, और तमाम जो नोटिस जो सर्व किए जा रहे थे फायर ब्रिगेड के द्वारा, अग्निशमन विभाग के द्वारा, उसे वो ताक पर रख रहे थे। लेकिन चूंकि अब ये मामला दिल्ली और मुजफ्फरपुर में आया है, आग लगने की घटना घटी है, बड़े लेवल पे कैजुअलिटी हुई है, तो ऐसे में अब प्रशासन नहीं चाहता है, खासतौर पे अग्निशमन विभाग नहीं चाहता है कि ऐसी कोई घटना हो जिसमें लोगों की जान माल का नुकसान हो। अमित जरा मैं अपने दर्शकों को वो एक तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जरा वो तस्वीर भी दिखाते हुए इस पर बातचीत और बेहतर हो पाएगी। जरा एक बार उस जगह की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर टीम जब पहुंची तो उस टीम को भी इसके अंदर जाने के लिए आप देखेंगे कि एक साथ 2 से 3 लोग यहाँ पर सीढ़ियों पर नहीं जा पाएंगे आसानी से। जब कोई हादसा हो जाए वैसी परिस्थिति में लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे, कैसे यहाँ तक टीम पहुंचेगी। फायर सेफ्टी को लेकर जिस मेजर्स की बात की जा रही है उसमें एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक नजर आती है। हादसा हो जाए ये कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति बन जाए तो हमारे पास इंतजाम क्या है। बाद में ये सवाल उठने से बेहतर है कि हम उसे वक्त रहते दुरुस्त कर ले। इस दिशा में इस कार्रवाई को देखना चाहिए, न कि इसकी टाइमिंग को लेकर हम बहस करें कि आज इस वक्त ये कार्रवाई क्यों हो रही है। ठीक है, देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आए इस रूप में भी क्या अमित हम इसे देखें? देखिए निश्चित तौर पे विभाग, क्योंकि घटना के बाद जो है अगर देर से ही सही अगर नींद टूटी है अग्निशमन विभाग की तो इससे आगे बचाव होगा। ऐसा नहीं कि इस पे हम बहस कर करके चीजों को जो है दूसरे रूप में ले जाएं। विभाग जो है अगर जगह है तो उसे आगे सहयोग करना चाहिए वैसे कोचिंग संस्थानों को, वैसे अस्पतालों को जो मानकों का ध्यान अब तक नहीं रखे हैं। चूंकि समय दिया जा रहा है अग्निशमन विभाग के द्वारा, तो जाहिर सी बात है समय अवधि थोड़ी कम है, लेकिन चीजें दुरुस्त की जा सकती है। क्योंकि इनके जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, कमांडेंट जो है रितेश पांडे, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि लगातार जो है निर्देश जो है वो दिया जाता है, गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, और जो एनओसी मिलती है वो तभी मिलती है जब आप गाइडलाइन का अनुपालन कर लेते हैं। तो इन दोनों संस्थानों को, चाहे वो अस्पताल हो या कोचिंग संस्थान हो खान का, उनको एनओसी नहीं मिला है। उन्होंने किसी भी तरह का फायर सेफ्टी को लेकर के जो लाइसेंस लेना होता है अग्निशमन विभाग से वो हासिल नहीं किए। तो कह सकते हैं कि ऐसे कई कोचिंग संस्थान पटना में चल रहे हैं जो अब जांच के जद में आए हैं, जिन पर कार्रवाइयां होंगी। फौरी तौर पे जो है 5 होटल और एक कोचिंग संस्थान जो है उन्हें सील करने को लेकर के पत्र लिखा गया है एसडीओ सदर को। ये भी बातें जो है रितेश पांडे ने बताई है, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि देर से ही सही अगर फायर ब्रिगेड का जो है नींद टूटा है तो ये नींद टूटना बेहतर माना जाएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो। अगर होती भी है तो लोगों का जान माल का नुकसान ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से किस किस स्तर पर यह खामी खान ग्लोबल स्टडीज में पाई गई है। और सिर्फ खान ग्लोबल स्टडीज की बात नहीं हो रही है, 6 और भी कोचिंग संस्थान है जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। अग्निशमन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। फायर सुरक्षा मानकों में कमी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 6 कोचिंग को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भी भेजा है जिसमें कार्रवाई की बात कही गई है। और आपके सामने हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और लगातार सवाल इसलिए भी कि ये कार्रवाई किसी एक के लिए नहीं है, ये कार्रवाई उस सभी सेंटर्स के लिए है, उस सभी प्रतिष्ठान के लिए जहां पर सुरक्षा के लिहाज से
पुख्ता इंतजाम नहीं और जान माल का नुकसान हादसे के दौरान हो सकता है, इस लिहाज से ये कार्रवाई शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर में आग की घटना के बाद सरकार अब अलर्ट हो चुकी है। खानसर के कोचिंग समेत कई हॉस्पिटल, होटल जांच के दायरे में आ चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। घटना मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में घटा और इससे पूरे सिस्टम को सीख लेने की आवश्यकता है, सरकारी महकमे को भी और इसके साथ साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अस्पताल बनता है और उस समय या कोई घर बनता है या कोई कोचिंग संस्थान बनता है तो उनका वायरिंग जो होता है वो वायरिंग के वायर की कैपेसिटी क्या है, इस बात को फायर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। 30 जून तक शिक्षकों की ट्रांसफर नीति को लागू किया जाएगा। बिहार कैबिनेट इस ट्रांसफर नीति को पास करेगी। महिला शिक्षकों को पास के ही पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों की बात करें तो इनकी पोस्टिंग ब्लॉक में ही होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक जिला कैडर का होता है और इसलिए सरकार का यह प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग हासिल हो। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के नजदीक वाली जगह और पुरुष शिक्षकों को उनके ब्लॉक के आसपास नियुक्त किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। सरकार सशक्त नीति से लेकर बना रही है ताकि बीमार लोगों के लिए भी बड़ी राहत मिल सके। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि ट्रांसफर नीति हमेशा के लिए लागू हो और इसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भटकना ना पड़े। इसी महीने हमारा टारगेट है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले शिक्षकों के हम समाप्त करेंगे। और शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है तो हमारा ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले जगह पर और पुरुषों को कम से कम ब्लॉक के आसपास। और इस नाते और टीआरई 4 से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान टीआरई 4 को लेकर दिया गया है। स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। टीआरई 4 बहाली के लिए ये रिक्तियां मांगी गई है और 10 दिनों में शिक्षा विभाग के पास ये रिक्तियां पहुंच जाएंगी। इससे संबंधित डेटा जो है वो पहुंचेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जुलाई के महीने में शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी। न्यूनतम 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होगी और बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग रिक्तियों को लेकर आंकड़ा जुटा रहा है ताकि ये पता चल सके कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। अगले 10 दिनों में ये डेटा विभाग को प्राप्त हो जाएगा। सरकार 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लक्ष्य तय कर चुकी है। देखिए, बिहार के जो हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और हम लोगों ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली 5 साल के अंदर करने का ऐलान किया है और उसके लिए हमने कैलेंडर घोषित किया है और प्रति वर्ष 20,000 न्यूनतम शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। हम अभी विभाग में रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं ताकि हमारे पास किस किस सब्जेक्ट में किस विद्यालय में वैकेंसी है वो हमारे पास आ जाए और वो मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। तो जुलाई महीने में हम इसकी अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को और उनसे कहेंगे कि आप परीक्षा लेकर के और हमारे पास सफल अभ्यर्थियों की सूची भेजिए ताकि हम उनकी पोस्टिंग करें। तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी चल रही है और जुलाई महीने का इंतजार सबको है, हमें भी है और बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को भी है। तो जुलाई महीने में हम हर हाल में अधियाचना भेजेंगे। और बड़ी खबर पटना से, मोहन भागवत का 4 दिवसीय बिहार दौरा, जिसमें पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
उनका स्वागत किया है। कई बीजेपी के नेता भी इस दौरान स्वागत के लिए मौजूद रहे। पटना से मुंगेर के लिए संघ प्रमुख जो है वो रवाना हुए। मुंगेर में कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है और इस वक्त ये बड़ी खबर कि अपने 4 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मौजूद हैं बिहार में। मुंगेर में उनकी मौजूदगी है। मुंगेर के लिए तमाम जो कार्यक्रम तय है उसमें उन्हें शामिल होना है। स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी नजर आई। ऋषुश्री को आम बेहद पसंद है। ये वो आम नहीं जो फलों का राजा कहा जाता है, ये वो आम है जो ऋषुश्री अपने गोरख धंधे के लिए कोल्ड वर्ल्ड के रूप में इस्तेमाल किया कर रहा था। ये कोड वर्ड है और इस बात का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है और इस मामले की जांच एसवीयू भी अब कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। आम फलों का राजा है, आम सभी को पसंद है, लेकिन बात आम की करे तो आम ऋषुश्री को कुछ ज्यादा ही पसंद था। यह बात जो है ईडी की जांच में सामने आई है और बताते चले कि हमारे हाथ में जो दस्तावेज है इसको पहले आप देख लीजिए। ये जो है व्हाट्सएप चैट जो है सदाब कुमार के और ऋषुश्री के बीच किए हुए बताए जा रहे हैं और इसमें जो है साफ तौर पे लिखा है कि आज मैंगो नहीं लेना है, कल लेना है। टू विच सदाब खान रिप्लाई ओके, यानी कि कोडवर्ड में आम के जरिए जो है वो ऋषुश्री बात कर रहा है। यह आम जो है जिसकी चर्चा की जा रही है इसको खान के द्वारा जो है सदाब खान के द्वारा जो है दिल्ली में डिलीवर करवाना था। तो ये देखिए, पटना एंड सदाब खान इज रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, वेयर बीइंग टू इन पटना डायरेक्टेड सदाब खान इन दिल्ली फॉर मैंगोज। तो इसमें जो बातें हैं साफ तौर पे ईडी ने जो जांच की, पूछा ऋषुश्री से कि ये सदाब खान से आप आम के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ऋषुश्री ने ये कहा था कि आम जो है फल को लेकर ही बात हो रही थी, पटना से मैंने आम भेजा था दिल्ली और उसी को डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा था, सदाब खान को हम कह रहे थे। लेकिन ईडी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ईडी ने कई सवाल किए और अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसबीयू भी कर रही है। एसबीयू भी इन तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि यह सदाब खान जिससे आम भेजने की बात कहा जा रहा था ऋषुश्री के द्वारा, वो क्या वाकई वो 150 किलो आम का रहस्य है या इसमें कोई और तथ्य छुपा हुआ था। बताते ये चले कि जब यह चैट दिखाई गई, ऋषुश्री ने कहा बातचीत में आमों के बारे में ये बातचीत थी। प्रश्न पूछा गया ऋषुश्री से कि आप पटना में थे और सदाब खान जो है वो दिल्ली में रहता है, तो आपने दिल्ली में बैठे सदाब खान को आम लेने का निर्देश क्यों दिया। इस पर ऋषुश्री ने उत्तर दिया था कि मैंने पटना से ही आम दिल्ली भेजे थे और सदाब खान को उन्हें दिल्ली में रिसीव करने को कहा था। ऋषुश्री ने सदाब को अमित नाम का एक व्यक्ति से संपर्क करने को कहा था। सदाब खान का जवाब था कि 150 आम जो है वो हमें मिले थे और उस डिलीवर करना था। बताते चले कि ऋषुश्री ने इस पर कहा कि हाँ, ये बातें बस आम को लेकर कही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या यह सिर्फ आम की खरीद बिक्री और ढुलाई की बातचीत थी या कुछ और, जिसकी पड़ताल जो है ईडी ने भी की और अब एसबीयू कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो जांच के दौरान आई बातें हैं आम को लेकर के ऋषुश्री ने जो जिस तरह से बरगलाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की ईडी के अधिकारियों को कि हम आम जो है दिल्ली भेजे थे और उसी आम की चर्चा इस आपके इस जांच प्रतिवेदन में है, तो कह सकते हैं कि ईडी जो है पूर्णतः सहमत नहीं थी। अब एसबीयू जो है वो इन तमाम तथ्यों की जांच कर रही है जिससे ऋषुश्री के जो काले कारनामे हैं, जिस तरह से वो अधिकारियों को लाभ पहुंचाता था, उन कड़ियों को जोड़ने में ये तमाम तथ्य जो है वो मददगार साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार ईडी द्वारा जो प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन था उसका अनुसरण जो है वो एसबीयू कर रही है, उसका अध्ययन एसबीयू कर रही है और उसके आधार पर अपनी जांच की जो स्पीड है वो और बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राबड़ी देवी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सरकारी आवास भी खाली कर देना चाहिए, जिसके लिए पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी नेताओं को सरकारी आवास और सुरक्षा से विशेष लगाव है। ये लोग न सुरक्षा छोड़ने वाले हैं, न ये लोग आवास छोड़ने वाले हैं। 2018 में भी इन लोगों ने ऐसे कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। अरे तो जो लोग और ज्यादा स्टेटस सिंबल के नाम पर चाहते हैं 10-10, 12-12
भला कमांडो आगे पीछे चले, ये सब होने वाला नहीं है। देखिए, सुरक्षा समिति है राज्य में, जिलों में सुरक्षा समिति, उसमें वो अधिकारी है, वो लोग निर्णय करते हैं कि कोई थ्रेट है, कोई परसेप्शन है तो अतिरिक्त सुरक्षा देनी है कि नहीं देनी है। मुख्यमंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी सुरक्षा सरकार में दे है वो सभी सुरक्षा उनको दिया। कितना करीब 1 महीने के इंतजार के बाद विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौट आई है। जी हां, पथ निर्माण विभाग के मंत्री सचिव और जिला प्रशासन की टीम ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। विधिवत तरीके से पूजा पाठ के साथ सेतु पर कुछ नियमों के साथ छोटी वाहनों की आवाजाही फिलहाल शुरू कर दी गई है। सेतु के चालू होने से लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से अंग प्रदेश सीमांचल से जुड़ गया है, जिससे कि लोगों में खुशी साफ नजर आ रही है। क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर पहली बार सफर करने वालों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम का आभार जताया। करीब 1 महीने के बाद विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौट आई है। आज पुल का विधिवत तरीके से उद्घाटन करके आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम के द्वारा विक्रमशिला सेतु पर 4 बेली ब्रिज बनाए गए हैं और चारों बेली ब्रिज का आज उद्घाटन किया है और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। और जो आम लोग हैं इससे पर सफर कर रहे हैं, तकरीबन 1 महीने का इंतजार के बाद आज सफर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही आज ये सुखद क्षण है जो भागलपुर के यह जो लाइफ लाइन कहलाने जाने वाला पुल था और यह इसका एक स्लैब गिर गया था और ये आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि आज उद्घाटन के दिन ही हमें जाना था तो हम ये रास्ता पार कर रहे हैं। आज बेली ब्रिज पर चढ़ के बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। बिहार की सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, केंद्र सरकार ने जो तत्परता दिखाई है और मात्र 1 महीने में 4 बेली ब्रिज तैयार हो गए हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में यह पहला उदाहरण होगा भागलपुर का जो इतनी जल्दी यह पुल का निर्माण हुआ है और आम जनता को लाभ मिला। आसानी हो गई है, बहुत आसानी हो गई। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि ये जो क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ था उस पर ये सबसे लंबा यह बेली ब्रिज बनाया गया है और यह बेली ब्रिज आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन जो है चारों बेली ब्रिज का सबसे पहले ट्रायल किया गया था और ट्रायल के बाद सुरक्षित तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जो डेडलाइन तय की गई थी 7 जून, तो 7 जून को यह जो पुल है आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है और एक बार फिर विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।